जी कल हम अकोमोडेशन पढ़ रहे थे। अकोमोडेशन 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाएं अगर घर ना दिया जाए, तो ये रूल था अकोमोडेशन का। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। एक मिनट। इसमें लिखता है वो कि बुक हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है रहने दें। इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू, भाई हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान पेज 4 सैलरी के चैप्टर में कहाँ से होना है, ये सोचे था ना, सैलरी चैप्टर खोल के बैठे हैं। इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, चैप्टर 1। तो फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में टैक्स लेना होता है। और द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 1860। बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान की तकसीम से पहले इनकम टैक्स पहली दफ़ा 1860 में लगाया गया। ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे पहले 1860 में उनको जो डेफिसिट हो गया था जंग में, उसको पूरा करने के लिए ये लगाया, और फिर ये कानून कैंसिल कर दिया गया 1865 में, रिपील्ड, कैंसल्ड, फारिग कर दिया गया 1865 में। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आया 1886 एंड इट वाज इम्पोज्ड ऑन दुकानदार। कुछ सूबे वालों ने दुकानदारों पे लगाया। इट्स बेसिक स्कीम सर्वाइव्स टुडे, इसकी स्कीम आज भी सर्वाइव करती है इसी तरह जिस तरह कई साल पहले था। इट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बना के दी और इसको माफ़ भी किया एग्रीकल्चर इनकम को, जो आज तक माफ़ है। फिर जंग हो गई, लोगों ने कहा आपस में थोड़ा सा खेलते हैं, आपस में खेलना खुलना शुरू किया, बंदे मरे। द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड मोर फंड, फिर हुकूमत को और पैसों की जरूरत पड़ी। तो 1916 के अंदर पहली दफ़ा प्रोग्रेसिव रेट आए। प्रोग्रेसिव रेट ना पेज 33 और 34 वाले हैं, यानी जिसकी ज़्यादा इनकम उसका ज़्यादा टैक्स। तो गवर्नमेंट थॉट दैट फ्लैट रेट्स, फ्लैट रेट होता है जैसे डिविडेंड वाला है, डिविडेंड वाला, गवर्नमेंट थॉट दैट फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड। हुकूमत ने सोचा फ्लैट रेट सही नहीं है, तो टेबल 1 और 2 जैसे रेट लाए गए पहली दफ़ा। शुड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ अर्नर। और फिर और कुछ हुकूमत को पैसों की ज़रूरत पड़ी, पैसे कम पड़ गए थे, फिर एक सुपर टैक्स किस्म का कोई टैक्स निकाला गया 1917 में। द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एक्ट वाज 1922, सबसे मेन एक्ट जो निकाला गया दुनिया में वो 1922 में था। इन विच इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स वर कंसोलिडेटेड, इसमें इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को इकट्ठा कर दिया गया। इट्स सेलियंट फीचर्स वर, इसके मोटे मोटे बुनियादी फीचर्स ये थे। रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर, हर साल रेट डिसाइड होंगे, रेट हर साल डिसाइड होंगे। वो जो टेबल 1 और 2 है ना, वो हर साल चेंज हुआ करेगा। पहला ये डिसीजन हुआ थ्रू फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट हुकूमत छापती है साल में। इन सर्टन केसेस टैक्स काटना वॉज मैंडेटरी। टैक्स विद होल्डिंग, आपको पता है ना डिविडेंड पे टैक्स कटता है, तो डिविडेंड पे डिडक्ट होता है टैक्स, पता नहीं लिख रहे हैं साथ या नहीं। तो इन सर्टन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वाज मैंडेटरी, सर्टन केसेस में टैक्स का काटना बाइंडिंग कर दिया गया कि टैक्स मस्ट काटा जाएगा। और जी जी हाँ, सैलरी पे भी कटता है। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट वाज अलाउड। असेसमेंट होती है टैक्स कैलकुलेशन, असेसमेंट होती है टैक्स कैलकुलेशन। क्या मतलब है रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड? रीओपनिंग से मुराद रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड। टैक्स कैलकुलेशन रिवाइज करके जमा कराने की इजाजत मिल गई। अगर किसी ने गलत कैलकुलेशन जमा करवाई है तो वो बंदा रिवाइज करके कैलकुलेशन दोबारा जमा करवा सकता है। तो रिवीजन ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वाज अलाउड। नेक्स्ट, टिल 1979 तक, सॉरी ऊपर पढ़े, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड दिस एक्ट। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्ट अडॉप्ट किया था। और टिल 1979 लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन दिस लॉ। रिजल्टेंटली द एक्ट बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ, ये काफ़ी मुश्किल लॉ बन गया। कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज, और इन डिफिकल्टीज को सामने रखते हुए द गवर्नमेंट प्रोमोलगेटेड अ न्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हुकूमत ने एक नया इनकम टैक्स लॉ लगाया, इसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद पहला लॉ था। दिस लॉ वाज अमेंडेड थ्रू डिफरेंट फाइनेंस एक्ट्स एंड 23 साल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस अ न्यू लॉ वाज प्रोमोलगेटेड। इसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो अभी हम पढ़ते हैं। द फंडामेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड वाज इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। ये स्कीम जो है ना, इसको भी आपको समझ नहीं आएगी, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 में, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। अभी याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट समझ ले, याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट ये है, यूनिवर्सल सेल्फ असेस। सेल्फ असेस क्या होता है? अपने आप को खुद जज करना। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, पूरी दुनिया में इस वक्त ये चल रहा है कि आप पहले अपने आप को आके खुद जज करते हो कि मेरी ये इनकम है, बाद में अगर टैक्स वाले गलती निकालें वो और बात है। तो यूनिवर्सल सेल्फ, अपने आप को खुद जज करो, सेल्फ असेस। बहरहाल सेक्शन 120 में देखेंगे ये। तो सेल्फ असेस का मतलब होता है खुद जज करना अपने आप को। दिस लॉ, ये जो लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, हैज बीन अमेंडेड थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट्स एंड चेंजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, ये बार बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में सवाल आता है, तो इसको मोहतरम एक ही दफ़ा के लिए तय कर लें
ये जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस पढ़ाया है, बच्चे पूछते हैं याद करने, भाई ये सिलेबस में है, मैंने पढ़ा दिया है, याद करना ना करना आपका डिसीजन है। पेपर में आने को आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं कि क्यों आया है। अगर सिलेबस में ना होता तो मैं बिल्कुल 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के ज़ाया ना करता। सिलेबस में है, आई के अपने बुक में डाला हुआ है, मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया है। अगर याद करना ना करना आपका मामला है। ये पता नहीं क्यों बार बार पूछते हैं, ये सिलेबस में है, ये याद करना है, ये वैसे ही पढ़ाया था। हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए इंट्रोडक्शन फारग हो जाते हैं भाईजान, पहले सिलेबस खत्म होता है, इसलिए ये सिलेबस का पार्ट है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाए वापस। अच्छा जी मोहतरम, सुपर टैक्स कोई टैक्स था उस जमाने में, कोई होगा पता नहीं। अच्छा जी, तो हमने जो सिनेरियोस डिस्कस किए थे वो 3 थे। एक तो ये था कि एम्प्लॉयर ने ना एम्प्लॉय को, पेज 91, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दी थी, या हाउस रेंट अलाउंस ले लो या आप घर ले लो। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दी थी, या आप घर ले लो या हाउस रेंट अलाउंस ले लो। एम्प्लॉय ने क्या पसंद किया था? एम्प्लॉय ने कहा था मैं तो घर लेना पसंद करता हूँ। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या कहा था, आप क्या करेंगे, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर ना दिया जाता, विच एवर इज हायर विल बी एडेड इन सैलरी। बस बातें नहीं, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, लेकिन अगर इधर वो ये कर देता कि एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर कैश, एम्प्लॉय कहते हैं मुझे पैसे पसंद है, बस 50,000 हर महीने मेरे घर पैसे भेज दिया करो, मुझे सिर्फ पैसे पसंद है, फिर क्या करते मोहतरम? फिर ये हायर ऑफ का चक्कर नहीं होना था, क्योंकि फिर तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मुंह से कह रहा है कि ये लो 50,000 हर महीने पकड़ो। अब तो एम्प्लॉय ने 50,000 पैसे पकड़ने पसंद किए हैं। जब एम्प्लॉय ने पैसे पकड़ने पसंद किए हैं तो फिर कैसे सॉल्व होता? हाउस रेंट अलाउंस 50,000 जरा 12, 6 लाख बस सैलरी में ऐड हो जाता, सिंपल। ओके, लेकिन अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाली कहे घर ले लो और ऑप्शन ना दे पैसे ले लो या घर ले लो, तो मजबूरन हम फिर क्या ऐड करेंगे? 45% मजबूरी में, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। और अगर एग्जाम्पल 3 अगले सफे पे, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे कि मोहतरम ये घर है, मैंने किसी से किराए पे लेके तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें घर ही मिला हुआ है, तुम टेंशन ना लो, और मैं इस घर का किराया इतना दे रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे? 45% ऑफ बेसिक सैलरी और घर का किराया विच एवर इज हायर, उसे सैलरी में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये ग्रे सबज कलर की एक लाइन है, ये हमने छोड़ी हुई थी। असूल तो ये पढ़ा था कल हमने पिछली क्लास में कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ये वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता, ये असूल पढ़ा था। लेकिन इसमें थोड़ी सी वजाहत है, ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। क्या कॉन्सेप्ट है? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अक्सर होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा नौकरी करने आया तो हुकूमत ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह, येलो वाला देखें सर, तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, 10,000 हर साल बढ़ जाया करेगी, लेकिन 70,000 से ऊपर नहीं जाएगी। बताएं जी, ये जो मैंने ऊपर फिक्रा लिखा है इसका क्या मतलब है? तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, 10,000 से हर साल बढ़ जाया करेगी, लेकिन 70,000 से ऊपर नहीं जाएगी। इसके बाद तुम्हारा ग्रेड ही चेंज करेंगे हम, 16 ग्रेड से तुम्हें 17 ग्रेड में कर देंगे, वो फिर और तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह का ये रूल होगा। अच्छा, अब वो मिनिमम टाइम स्केल बताएं जिसपे इसने ज्वाइन किया है। 50,000 टाइम स्केल सैलरी, मिनिमम सैलरी इसने किस पे ज्वाइन किया है? लेकिन 2013 में से कितनी तनख्वाह मिलेगी? 50। 2014 में 10,000 बढ़ के, 2015 में 10,000 बढ़ के, 2016 में 10,000 बढ़ के 70,000। अब अगर इसका ग्रेड बदल जाए ना और तरक्की कर ले तो फिर अगले स्लैब हो सकता है लाख इसकी तनख्वाह हो जाए, या वो फिर अलग बात है। लेकिन फिलहाल जिस ग्रेड में है वो मैक्सिमम तनख्वाह पे पहुंच गया, और मैक्सिमम तनख्वाह कितनी है और मिनिमम कितनी थी? अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है ना, इसे कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल या मिनिमम सैलरी, जिसपे इसने क्या किया था? ज्वाइन किया था। अब सवाल ये है कि ये मिनिमम टाइम स्केल पेपर में गिवन होगा या नहीं गिवन होगा? तो जवाब है उसका 25 साल से तो आज तक उसने गिवन नहीं किया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में होता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सवाल को खास ऐसा आता नहीं। खुदा ना खास्ता अगर कभी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल आ जाए तो बस आपने एक एहतियात रखनी है
किसी भी साल खड़े होके जब आपने घर वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आपने हर साल खड़े होके इस फिगर का 45% लगाना है। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल वाले का 45% लगाना है घर वाले सिनेरियो में। घर वाले सिनेरियो में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का 45% लगाना है या बेसिक सैलरी का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का। बस ये नोट कर लें। आमतौर पे वैसे 45% किसका लेना होता है? बेसिक सैलरी। लेकिन जिसकी मिनिमम सैलरी दे दे तो फिर 45% उसका मिनिमम सैलरी का लगाना है। हालांकि घर कितनी लेके जा रहे हैं आखिरी साल? 70,000। चलिए नेक्स्ट। कौन सा पेज है? ओके 90 तो नहीं है, 91। The value of accommodation provided by an employer to an employee shall be higher of 45% of minimum of time scale of basic salary। इसको पता क्या कहते हैं? इस 50 को MTS ऑफ बेसिक सैलरी। इसको भी यही कहते हैं 50 को MTS ऑफ बेसिक सैलरी, MTS ऑफ बेसिक सैलरी, MTS ऑफ दिस बेसिक सैलरी। क्लियर? इसलिए इसका नाम है MTS ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मिनिमम, तो बेसिक सैलरी का मिनिमम किसी भी वक्त क्या है इस बंदे का? 50,000। तो 45% ऑफ MTS ऑफ बेसिक सैलरी। और ये फिर बेसिक सैलरी खाली और इसने इसलिए लिखा है कि वो ऐसे लोगों के लिए लिखा होगा जिन लोगों का मिनिमम होता ही नहीं होगा। जैसे प्राइवेट इदारों के अंदर लोग नौकरी करते हैं, वहां कोई मिनिमम वगैरह का चक्कर नहीं होता, बस उन्हें बेसिक सैलरी उनकी बताई जाती है कितनी है। ओके अच्छा, ये ऐसे ही अजीब सी चीज डाली हुई है। ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ना अपने एम्प्लॉयज को कहती हैं, ये भी कभी नहीं आया 25 साल में ये जॉब पढ़ाने लगा हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एम्प्लॉयज को कहती हैं कि भाई आप जो है ना दिल चाहे तो घर ले लो, नहीं तो 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। बेसिक सैलरी का 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। अगर हुकूमत कभी अपने एम्प्लॉयज को ऐसे किसी इलाके में पाकिस्तान के कह दे और वो लोग कहें हम घर लेना पसंद करेंगे, तो फिर उनके लिए आपने पता क्या करना है? उनके लिए आपने जो है वो कैलकुलेशन कैसे करनी है ये देखिएगा। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज allowed at 30%, then in above provision 45% will be replaced with। तो फिर आपने क्या करना है? 30% लेना है बेसिक सैलरी का 45% की जगह, और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड से कंपेयर कर लेना है, और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड वही 30% होगी, क्योंकि वो तो आपने हुकूमत ने ऑफर ही 30% की है, तो वो दोनों अमाउंट्स बराबर आ जाएंगे। अब हायर का चक्कर ही नहीं होगा, बस दोनों में से एक अमाउंट आप उठा लेंगे। तो बात जरा गौर से सुनिएगा। एक एम्प्लॉई है, उसकी तनख्वाह है ₹1,00,000। एक एम्प्लॉई है, उसकी तनख्वाह है ₹1,00,000। वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, किसी खास इलाके में जॉब करता है। हुकूमत ने उसको कहा है मोहतरम एम्प्लॉई, या आप 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, यानी 1,00,000 का 30% 30,000, या 30,000 लगा बंदा कैश ले लो या घर ले लो। इसने कहा मैं तो घर लेना पसंद करता हूँ। इसके लिए क्या रूल लगेगा? हायर ऑफ 30% ऑफ बेसिक सैलरी। वो आ गया कितना?
30,000 और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड वो भी 30,000 है। दोनों में से हायर के चक्कर ही नहीं, बस 30,000 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%। इन अबव प्रोविजन 45% विल बी रिप्लेस विद 30%। जहां कहीं ऑफर आए, नोट फॉर स्टूडेंट, इट इज नॉट अ जनरल रूल, इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर्स टू इट। अगर क्वेश्चन में खास तौर पे बता दे कि देने वाले ने क्या कहा है, या 30% पैसे ले लो या घर ले लो, तो आपने क्या करना है फिर 45% की जगह कितने परसेंट लगा देना है, 30%। ओके, सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है। पहले जरा पॉइंट 13 पढ़ लें। Where an employer has provided a perquisite which is not, page 93, where an employer has provided employee with a perquisite which is not covered above, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी परक्विजिट दे दे जो ऊपर कवर ना हुआ हो। वैसे तो ऊपर सारे ही कवर हो गए थे, गाड़ी भी हो गया था, घर भी हो गया था, उसको जो है वो आपने लैपटॉप, ओवन, फ्रिज भी कवर हो गया था, ऊपर लोन भी हो गया था कवर, ऊपर जो है वो उसके घर में आपने गार्डनर भेजा था वो भी कवर हो गया था, उसके घर के बिजली के बिल आप दे रहे थे वो भी कवर हो गया था, उसका लोन आपने माफ कर दिया था वो भी कवर हो गया था, और साथ साथ उसने किसी से लोन लिया हुआ था, आपने उसका लोन पे कर दिया था वो भी कवर हो गया था। पीछे कुछ रह नहीं गया था, लेकिन पॉइंट 13 कहता है अगर कुछ रह गया तो सुन लो। Where an employer has provided a perquisite which is not covered above, the salary shall include the fair value of the फायदा at the time it is provided, less amount paid by employee to employer। तो कोई भी ऐसा बेनिफिट आ जाए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे जो आपने वाज़े तौर पे किताब में ना पढ़ा हो, तो उसका रूल क्या बनेगा, जो फायदा उसको एम्प्लॉय को मिला माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ओके, ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एम्प्लॉय का घर है, एम्प्लॉय उसमें रहता है, एम्प्लॉयर के पास गया, एम्प्लॉयर से जाके कहा कि मोहतरम घर आपकी तरफ से। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगी। वैसे क्या आसमान के नीचे सोते हो? नहीं सर माशाल्लाह घर है मेरा, आप टेंशन ना लें, कभी आए आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ घर आपकी तरफ से हो जाएगा। तो आपकी तरफ से मैंने सुना था लोग एम्प्लॉयर घर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, हमारी तो हसरत ही रहेगी, सर आपकी तरफ से हो जाए तो मुनासिब है। एम्प्लॉय ने कहा चल 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 चले तेरे घर तो चले ना। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के घर चला गया, एम्प्लॉय के घर गया और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर जाके एम्प्लॉय को कहा कि हाँ मोहतरम तुझे घर चाहिए, चल ठीक है निकाल सामान, चलो जी चलो 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 निकलो 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 सामान निकाल, बीवी बच्चे चलो निकालो 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 निकालो। अच्छा बीवी बच्चे भी आ गए, सामान भी आ गया। अच्छा चलो भाई अब सब बाहर आ गया। अच्छा तो यार ये घर तो अब खाली हो गया है। हाँ सर ये घर खाली हो गया, अब आप मुझे घर दें फिलहाल, आप तो ये घर खाली हो गया, फिर इसको देखते हैं क्या करना है, तो ये घर मुझे किराए पे दे दो। तो एम्प्लॉय ने बोला, एम्प्लॉय छोटा सा एम्प्लॉय ने कहा हाँ ठीक है खाली है आप ले लें किराए पे, आपने कुछ स्टोर रूम गोदाम कुछ बनाना कुछ भी करना है, आपने जो भी करना है आप रखें, कोई मसला नहीं, आप किराया मुझे दे दिए, घर खाली हो गया। तो ये घर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से किराए पे ले लिया। अब एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे नया घर, तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो अंदर चलो अंदर, तुम्हें यही घर में दे देता हूँ, तुम्हें घर चाहिए था ना मेरी तरफ से। तो आप कमिश्नर उधर देख रहे हैं कि अरेंजमेंट क्या हुआ है, किसने क्या किया, किसको क्या फायदा हुआ है, किसको क्या नुकसान हुआ है, ये देख रहे हैं परेशान होकर हुआ क्या है। तो मोहतरम इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, असल में एम्प्लॉय को दो फायदे हो रहे हैं। अब एम्प्लॉय को एक तो किराया मिल रहा है, अपने ही घर में रह रहा है और किराया भी मिल रहा है, और एम्प्लॉयर की तरफ से घर भी मिला हुआ है। हालांकि इस घर में रहने का राइट याद रखिएगा एम्प्लॉयर का है, क्योंकि किराया वो दे रहा है, वो किराया दे रहा है, तो जो किराया देता है फिर उसका हक होता है इस्तेमाल का चीज़, लेकिन इस्तेमाल का हक भी छोड़ा हुआ है और किराया भी दे रहा है, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है। तो इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में दो चीज़ें ऐड होंगी, एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है, एक ये बेनिफिट ऐड होगा, और दूसरा जो है वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी की वजह से, दूसरा नहीं पहला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा, और दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर का किराया दे रहा है, तो एम्प्लॉय की इनकम प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ ऐड होगी। तो एक दफ़ा बात दोबारा सुन लीजिएगा, घर था एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा तुम मुझे घर दे दो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा अच्छा चलो ठीक है तुम अपने घर में हो ज़रा बाहर आ जाओ, बाहर आओ सामान निकालो, अच्छा चलो ठीक है तुम्हें घर चाहिए मेरी तरफ से, तुम्हारा घर खाली हो गया है, ये घर मुझे दे दो किराए पे, चले ठीक है सर ये घर मैं आपको देता हूँ किराए पे, देखते नहीं ये घर मुझे दे दो किराए पे, ये एम्प्लॉयर को किराए पे दे दिया, एम्प्लॉयर इसका किराया पे कर रहा है। अब एम्प्लॉयर का हक है रहने का, एम्प्लॉयर अपना हक छोड़ के एम्प्लॉय को कहते हैं तुम मेरी जगह रह लो। अब एम्प्लॉय को दो फायदे मिल रहे हैं, नंबर वन एक तो इसको घर का किराया मिल रहा है, और दूसरा इसको एम्प्लॉयर की तरफ से क्या मिला हुआ है, घर मिला हुआ है। अब हमें ट्रांजैक्शन से जो मर्जी समझ आया, जो लॉ मेकर को समझ आया वो उसने बता दिया, इसलिए इससे ज़्यादा इस पर बहस नहीं। ओके पढ़ें। If employee or his
What is this? If employee or his BV owns a house which is given on rent to employer. अच्छा यार ये देख लें, तस्वीर खींच लें सिलेबस की। ये 15 नवंबर नहीं, कौन सी तारीख बनेगी टेस्ट की? तस्वीर खींच लें बस, ओवर। ये 20 नवंबर तारीख बनेगी असेसमेंट का सिलेबस। इनकम फ्रॉम सैलरी पेज 81 से 93, टैक्स क्रेडिट्स कंप्लीट एक्सेप्ट पेज 69, और चैप्टर 9, 10, 11 न्यूमेरिकली होगा सिर्फ। हाँ जी, नो बस इट्स ओवर। अब किसने तस्वीर खींचनी थी अब आप उससे कंपेयर कर लें। ओके ये अगले सैटरडे को होगा, इस वीक तो अब कोई टेस्ट नहीं है ना, अगले सैटरडे को होगा। जी हजरात, हाँ जी, क्या पढ़े थे हम? इफ एन एम्प्लॉई और इज बीवी ओन्स अ, हो सकता है वो घर एम्प्लॉय का हो सकता है एम्प्लॉय घर जवाई हो, उसमें उसकी बीवी का हो। इफ एन एम्प्लॉय और इज बीवी ओन्स अ विच इज गिवन ऑन रेंट टू, जो किराए पे किसको दे दिया गया है? एम्प्लॉयर को। एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड बैक, एंड द एम्प्लॉयर ने दोबारा कहा ये घर है तुम ही रख लो, बैक लिख लें। एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड बैक द सेम हाउस टू एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्यों है? एम्प्लॉय घर में रह रहा होगा, उसका रेंट नहीं दे रहा होगा। एम्प्लॉय घर में रह रहा होगा, उसका रेंट नहीं दे रहा होगा। सोचें एम्प्लॉय ने क्यों रेंट देना है? देन इट विल हैव अ, नंबर 1, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम। अच्छा, इनकम प्रॉपर्टी में ना ये एक जनरल रूल था कि एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया विच एवर इज हायर ऐड करते हैं, वो रूल यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ आपने सिर्फ ना रेंट जो एक्चुअली रिसीव हुआ है वो ऐड करना है, ये याद रखिएगा। फेयर मार्केट रेंट इग्नोर करना है। तो चैप्टर 9 का थोड़ा सा जरा एक्सेप्शन सी है। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था जब भी इनकम हम प्रॉपर्टी निकालते हैं तो एक्चुअल किराया और फेयर मार्केट किराया विच एवर इज हायर ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्या किया करेंगे? एक्चुअल किराया ऐड किया करेंगे, बस एक्चुअल किराया। और इट इज अ परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन, ये घर की फॉर्म में एक परक्विजिट है, एक फायदा है। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी एडेड, और इसमें भी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड वगैरह से कंपेयर नहीं करेंगे। तो रूल सिंपल है। अबू बकर यार उन तो टिश्यू पेपर के डब्बे का कहना पड़ा हुआ रहने दो, ये ज्यादा उधर करने चला गया था, आपने लेके गए होगे, कल किसी टीचर ने रखा होगा, इसी कह रहा था। कहीं कहा प्रॉपर्टी में क्या ऐड होगा? एक्चुअल रेंट। और इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसे ज़्यारत कर रहे होते हैं जैसे अंदर उतरता चला जा रहा है, आपके नोट किए बगैर ही बुजुर्ग बैठे हैं सारे इधर। इनकम प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट और इनकम फ्रॉम सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी। छोड़ें जी इसको, सेक्शन 14 को छोड़ें। एम्प्लॉय शेयर स्कीम 5-6 सफ़ों पे आइए। नहीं, वो वाली अमाउंट अगर गिवन भी हो तो आपने इग्नोर, ऐसी सूरत में सिर्फ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके जी, सेक्शन 102, सेक्शन 102 पेज नंबर 101। कल 3-4 घंटे बड़े सुकून में गुजरे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था। अच्छा, सेक्शन 102, पता नहीं बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, फॉरेन मसरूफ थे। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉरेन सोर्स सैलरी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। वो अमजद नहीं होता था, अमजद सिटीजन ऑफ पाकिस्तान is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from यकम जुलाई 2010 to 31 जनवरी 2011। अच्छा जी, XYZ कंपनी में उसने काम किया यकम जुलाई 2010 से 31 जनवरी 2011।
तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कितने महीने बने? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स उसने पाकिस्तान की कंपनी में जॉब की। ही गॉट अ जॉब इन नेपाल। फिर उसको कहाँ जॉब मिल गई? नेपाल में, खालाजी के घर नहीं, बाहर के मुल्क। वेयर ही ज्वाइंड ऑन यकम फरवरी 2011, जहां वो यकम फरवरी 2011 को ज्वाइन की उसने। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज 60,000 पर मंथ। ये तो कितने महीने कमाई होगी? 7 महीने कमाई होगी, जुलाई से जनवरी तक पाकिस्तान रहा है ना। हिज मंथली सैलरी इन नेपाल इज 90,000 इन पाक रुपीज। पाक रुपीज में कन्वर्ट करके नेपाल की सैलरी इसकी 90,000 है। ये कितने महीने कमाई होगी? 5 महीने। ऑन मई 31 2011, मई 31 2011 को नहीं, ही डिसाइडेड टू रिजाइन। 5 महीने नहीं कमाई होगी इसने। ही डिसाइडेड टू रिजाइन फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने कमाई होगी। ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द नेपालियन जॉब, वो नेपालियन जॉब से रिजाइन करके एंड केम बैक टू पाकिस्तान ऑन द सेम डेट। सिंस देन ही हैज येट नॉट गॉट एनी जॉब। उस वक्त से मक्खियां मार है। ही हैज ड्यूली पेड, प्रॉपर्ली पेड द टैक्स टू नेपालियन गवर्नमेंट, और नेपाल की गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली टैक्स पे करके आया है ऑन हिज इनकम अर्न्ड देयर, जो उसने बाहर के मुल्क में इनकम कमाई है। ओके, सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट what is income from salary Pakistan source? 60,000 multiplied by 7 months, that comes to, अच्छा यहाँ ऐसे देख रहे हैं जैसे इधर से निकलेगी फिगर, कैलकुलेटर से निकलती है। कितना? 4,20,000। मैंने 420 लिखे, आप दाएं बाएं देख रहे हैं। 4,20,000। नेक्स्ट जी जी। मतलब अनएम्प्लॉयड है ना। देखो, सिंस देन, जब से आया है वो नेपाल से वापस, ही हैज येट नॉट गॉट एनी जॉब, तब से उसे जॉब नहीं मिली। तो नेपाल से तो 31 में 11 को वापस आया ना। नहीं, दोबारा देख लो ना, 1 मिनट। ही वर्कड इन XYZ कंपनी फ्रॉम यकम जुलाई 2010 टू 31 जनवरी 11। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कहाँ काम किया? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है। इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी, आगे कुछ नहीं लिखा होता, XYZ कंपनी पाकिस्तान की होगी। अच्छा, ही गॉट अ जॉब इन नेपाल वेयर ही ज्वाइंड ऑन यकम फरवरी 11। फिर उसको एक नेपाल में जॉब मिल गई जहां यकम फरवरी 11 को चला गया। उसके बाद हिज मंथली सैलरी 60,000 पर मंथ। कहाँ पे? ये पाकिस्तान वाली है, यानी वो जो यकम जुलाई से 31 जनवरी वाली। और हिज मंथली सैलरी इन नेपाल इज 90,000। ऑन मई 31 ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम नेपाल जॉब एंड केम बैक टू पाकिस्तान ऑन द सेम डेट। और फिर पाकिस्तान वापस आ गया। अब आप मुझे बता दें कि जुलाई से जनवरी तक इसने कहाँ जॉब की? पाकिस्तान में। फरवरी मार्च अप्रैल में कहाँ जॉब की? नेपाल में। और जून में अभी तक इसे कोई नौकरी नहीं मिली। क्या? अच्छा, नेपाल वालों को प्रॉपर्ली टैक्स पे करके आया। अच्छा मोहतरम, अब जरा बात बड़ी गौर से समझनी है। हमने पढ़ा था कि बाहर के मुल्क में अगर हम टैक्स पे करके आ जाएं तो हमें मिलता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हमने पढ़ा था बाहर के मुल्क में अगर हम टैक्स पे करके आ जाएं और हमें मिलता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और फॉरेन इनकम को हमारी इनकम में ऐड किया जाता है, शायद आपको याद हो। फॉरेन इनकम को हमारी इनकम में ऐड किया जाता है। एक सवाल हमने किया था कैपिटल गेन चाइना एंड बिजनेस एथियोपिया के नाम से, और इसमें ये क्वेश्चन था पेज नंबर 73 पे। ये इथियोपिया में भी हम कमा रहे थे, चाइना में भी हम कमा रहे थे, और बाहर के मुल्कों में टैक्स भी पे करके आ रहे थे। अब मोहतरम गौर से बात सुननी है। हमने क्या किया था? सॉल्यूशन करते हुए इथियोपिया वाली इनकम को भी ऐड किया था और चाइना वाली इनकम को भी ऐड किया था। ऐड करके इथियोपिया वाली इनकम पे टैक्स माफ किया था, चाइना वाली इनकम पे भी टैक्स माफ किया था। तो फॉरेन इनकम्स अगर हम कमाएं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इनकम्स में ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि बाहर के मुल्क में थोड़ा बहुत टैक्स पे कराए होते हैं, इसलिए टैक्स में से हमें कुछ रिडक्शन मिल जाती है, टैक्स हमें माफ हो जाता है। क्लियर? ओके। बट मोहतरम, ये जो हेड है ना इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें एक धमाका ऑफर है। धमाका ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। जैसे फीलिंग नहीं आती कि वर्ल्ड कप जीत लिया किसी ने, उस तरह की ऑफर है एक।
एक बम्पर ऑफर है किस हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में एक बम्पर ऑफर है। बम्पर ऑफर क्या है कि अगर बाहर के मुल्क में आपने सैलरी कमाई है और बाहर के मुल्क में उस पर टैक्स पे कराए हो, तो उस सैलरी इनकम को यहीं पे ऐड ही ना करो। ऐड करोगे इनकम बढ़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, छोड़ो परे, सिरे से ऐड ही ना करो। तो इतना बड़ा बेनिफिट है कि आप उसे सिरे से इनकम में, ओ यार मैंने जानबूझ के जब वो चैप्टर पढ़ा था ना टैक्स राइट्स का, सैलरी वाले मैंने चीज बीच में नहीं डाली थी। मैंने उस वक्त सिर्फ बिजनेस डाला था यहाँ, और क्या डाला था, कैपिटल गेन। हाँ अदर सोर्स भी डाल सकता था यहाँ, प्रॉपर्टी भी डाल सकता था, कुछ भी डाल दे यहाँ, लेकिन सैलरी का रूल डिफरेंट है। सैलरी के मामले में लॉ मेकर रिलैक्स करेगा। अगर कोई गरीब बंदा बाहर के मुल्क नौकरी करने चला गया पाकिस्तान से, और नौकरी करके बाहर के मुल्क टैक्स भी पे कर दिया है, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा आके इस इनकम को ऐड करो। लेकिन ये लोग तो आपको पता है इनकम को ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं। क्लियर? अब मोहतरम क्या करें, 420 के नीचे आप कुछ ऐड करें या बस छोड़े पड़े? इनकम फ्रॉम सैलरी, फॉरेन सोर्स इनकम, 90,000 तनख्वाह है उसकी। नेपाल में कितने महीने उसने काम किया? नेपाल में 4 मंथ्स, जनवरी नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ्स। क्या जवाब आया? 3 लाख। लेकिन हमने कुछ ऐड नहीं करना मोहतरम, तो छोड़े पर, इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है खास, ये सिरे से ही माफ है। नहीं, सैलरी के अलावा और कोई नहीं। सो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? ना बिजनेस के लिए, ना कैपिटल गेन के लिए, ना अदर सोर्स के लिए, ना प्रॉपर्टी के लिए। ये रूल सिर्फ किसके लिए? सैलरी के लिए। जबरदस्त। सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करना, सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करना। जबरदस्त, सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करना। पेज 73 पर इनकम में ऐड किया था, इनकम नहीं, कैपिटल गेन हो, बिजनेस हो, अदर सोर्स हो, प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी हो, सबको ऐड करना होता है। पेज 73 पर इनकम में ऐड किया था और एंड पे टैक्स माफ किया था। जल्दी, पेज 73 पर इनकम में ऐड किया था और एंड पे टैक्स माफ किया था। और इधर क्या किया? जबरदस्त, सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करना। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? यहां पे लिख लिया जबरदस्त के आगे, सिर्फ किसके लिए ये रूल? इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। ठीक है, रहने दें। ओके, पढ़ें जी। एनी फॉरेन सोर्स सैलरी, रूल किसके लिए है? सिर्फ रिसीव्ड बाय रेजिडेंट। यार ये रेजिडेंट कैसे है यार? इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर आखिर में जून भी आ रहा है ना, तो ये तो 8 महीने बन गए, गिनने की जरूरत भी नहीं, तो सीधा सीधा रेजिडेंट है। 8 महीने बन गए, 4 महीने नेपाल रहा है तो 8 महीने पाकिस्तान रहा है, तो ये बंदा कौन है? रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट। एनी फॉरेन सोर्स सैलरी received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid। शर्त क्या है इसके लिए? आपने क्या पे करना है? ये देखें, he has duly paid the tax to Nepal government। इसको डबल अंडरलाइन कर लें, ये शर्त पूरी होनी जरूरी है कि आपने नेपाल की गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आना है। अगर आप बाहर टैक्स पे कराए तो पाकिस्तान में सैलरी इनकम आपकी माफ है। जो मैंने स्काई ब्लू किया, आप साथ वाले की किताब पे डबल अंडरलाइन करेंगे। अल्लाह आपको किताब दे, जल्दी करें। he has duly paid the tax to नेपालियन गवर्नमेंट। तो कोई भी बाहर के मुल्क में कमाई गई सैलरी माफ हो जाएगी if the individual has paid foreign income tax on salary।
और इट विल बी अज्यूम्ड दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज पेड द फॉरेन इनकम टैक्स। अच्छा, ये जरूरी है कि बाहर के मुल्क की नेपाल की गवर्नमेंट को जाके आप अपने गुनाहगार कदमों पे जाके खुद टैक्स जमा करवाएं, या हो सकता है आपका एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी पे टैक्स काट ले, एम्प्लॉयर भी उससे आपकी सैलरी पे टैक्स काट ले। तो बाहर के मुल्क में जाके खुद टैक्स पे करना जरूरी नहीं है, कभी कभी आपका एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी पे टैक्स काट लेते हैं। It will be assumed that resident individual has paid the foreign tax if the tax is cut from salary by the employer and paid to the revenue authority of the। बाहर के मुल्क का एम्प्लॉयर टैक्स काट के अपने बोझे में, अपनी जेब में डालेगा, या जाके बाहर की गवर्नमेंट को जमा करवाएगा? बाहर की गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। It will be assumed that resident individual has paid foreign income tax if the tax is cut। कौन काटेगा? एम्प्लॉयर काटेगा टैक्स। किसका टैक्स काटेगा? एम्प्लॉय का। किस इनकम के ऊपर? कहां जाके जमा करवाएगा? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? बाहर की। सुन रहे थे? इट विल बी अज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया जाएगा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ने फॉरेन टैक्स पे कर दिया है इफ टैक्स इज कट फ्रॉम सैलरी बाय हिम एंड पेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री। तो वन और टू एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सेक्शन 51 का 2 बड़ा मजेगा जी। सेक्शन 51 का 2, Mr. Saran, a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from July 2010 to 31 January 2011। तकरीबन उसी तरह का सवाल है। He got a job in Saudi Arabia where he joined on March 1, 2011, जहाँ मार्च 1, 2011 को उसने जाके ज्वाइनिंग दी। तो फरवरी का महीना कहाँ रहा मुझे नहीं पता। He departed from Pakistan on फरवरी 20, 2011। तो फरवरी 20, 2011 को चला गया, यानी कि 31 जनवरी 11 को उसने नौकरी छोड़ दी थी पुरानी वाली। उसके बाद 1 से 20 फरवरी तक घर वालों के पास बैठा होगा कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, और 20 फरवरी को फिर सऊदी अरब चला गया। 20 फरवरी से लेके इसने जो है 1 मार्च तक उम्रा किया होगा, और फिर इसके बाद जो है वो 1 मार्च से इसने अपनी नौकरी शुरू कर दी होगी। ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन, ये अपनी तरफ से कहानी बनाई हमने। ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फरवरी 2011, फरवरी 2011 को पाकिस्तान से चला गया। हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज 50,000 पर मंथ। उसकी मंथली सैलरी पाकिस्तान में 50,000। शर्म करें, नीचे देख रहे हैं, शर्म नहीं आती। अच्छा, हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान इज रुपीज 50,000 पर मंथ। This his monthly salary in Saudi Arabia is हबीबी 80,000 in पाक रुपीज। सऊदी अरब में इसकी तनख्वाह 80,000 रुपये है। एज ऑन 30 जून साल के आखिरी दिन ही वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया, अभी तक उन्हीं हवाओं में है। ही वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया। ही डिड नॉट पेड एनी टैक्स ऑन हिज सैलरी इन सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में इसने अपनी सैलरी पर टैक्स पे नहीं किया। जी मोहतरम, सैलरी माफ होने की शर्त पढ़े जो हमने पहले पढ़ी है 102 में। अगर एक बंदा टैक्स पे कर दे तो सैलरी माफ है, लेकिन अगर बंदा टैक्स पे तो फिर सैलरी माफ नहीं है। असूली तौर पे आप क्या होना चाहिए, जरा सॉल्व करवाइएगा। असूली तौर पे क्या होना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी पहले तो बताएं, पाकिस्तान वाली। यार पाकिस्तान वाली तो ऐड करनी है ना, फॉरेन की डिस्कशन में कर रहा हूं आपसे, पाकिस्तान वाली तो ऐड करनी है। मैं सिर्फ फॉरेन सैलरी की बात करूंगा। में तनख्वाह कितनी है, कितने महीने रहा, कितना? 350,000। अब इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी? फॉरेन सोर्स। नो फॉरेन टैक्स पेड, ऐसा ही है। नो फॉरेन टैक्स पेड, फॉरेन टैक्स पे नहीं किया। असूली तौर पे अब सजा बनती है। क्या सजा बनेगी? कि इसकी इनकम को ऐड कर दिया जाए सैलरी के अंदर, या इसकी इनकम को पिछले सवाल की तरह माफ कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। क्योंकि इस का जुर्म बताएं बंदे का क्या है जिस जुर्म की इसे हमने सजा देनी है। He did not paid any tax, उसने बाहर के मुल्क में टैक्स जमा नहीं करवाया। तो फिर हम क्या करें, इसकी सैलरी में ये अमाउंट ऐड कर दें? जी बिल्कुल कर दें। लेकिन एक और ऑफर है, ये ऑफर बम्पर ऑफर नहीं है, ये सुपर डुपर ऑफर है। सुपर डुपर, ये बड़ी कमाल ऑफर है। ये ऑफर है कि 2 शर्तें पूरी कर दो तो हम तुम्हारी बाहर की सैलरी माफ कर देंगे। असल में ना सऊदी अरब या कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लोग बाहर के मुल्क वाले सैलरी पे टैक्स मांगते ही नहीं। वो कहते हैं पहले ही बेचारा गरीब नौकरी कर रहा है, उन नौकरी में से भी हम पैसे मांग लें तो बेचारे के पास रहेगा क्या। तो सऊदी अरब और दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं अभी भी जो कहते हैं कि सैलरी वालों से टैक्स ना लिया करो। तो शायद इस वजह से इसने सैलरी पे टैक्स जमा नहीं कराया वहाँ पे। आप तो समझ रहे होंगे इसने जुर्म किया है, लेकिन बहरहाल इसने सैलरी में टैक्स जमा शायद इस वजह से ना कराया हो। बहरहाल वजह जो मर्जी बनी, सैलरी पे इसने टैक्स जमा नहीं करवाया। अगर कोई बंदा सैलरी पे टैक्स जमा ना करवाए और 2 शर्तें पूरी कर दे तो इसको फिर भी सऊदी अरब वाली सैलरी माफ हो सकती है। उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि नंबर 1,
इसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए, और दूसरी शर्त साल के आखिरी दिन ये सऊदी अरब हो, साल के आखिरी दिन पाकिस्तान में ना हो। बस ये 2 शर्तें हैं। अगर ये 2 शर्तें आप पूरी कर देंगे और तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बड़ी आसान सी शर्तें हैं, इसके लिए कोई धूप में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए बस आपको एहतियात करनी पड़ेगी, साल के आखिरी दिन आप सऊदी अरब हो, और दूसरी शर्त ये कि आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो। नहीं पाकिस्तान के। अच्छा जी, तो ये जरा देखिएगा, वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर, छोड़ के गया था इस साल और छोड़ के जा रहे हैं 28 फरवरी को बदरिया जहाज पे जा रहे हैं, हद होगी। वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर, जहां एक पाकिस्तान का सिटीजन छोड़ के जा रहा हो पाकिस्तान, एंड रिमेन्स अब्रॉड, और बाहर ही रहा साल के आखिरी दिन, एंड रिमेन्स और बाहर ही रहा ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर में बाहर ही रहा, देन सैलरी इनकम अर्न्ड during that year shall be exempt from, in such a case even if no tax is paid salary will be exempt। इसमें अगर आप टैक्स ना भी पे करें तो सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाहर के मुल्क वाली सैलरी। तो मोहतरम इधर क्या रीजन थी माफ करने की, ही पेड, लिखें ही पेड फॉरेन टैक्स, पिछले न्यूमेरिकल पे लिख लें, कुछ नहीं होता, ही पेड फॉरेन टैक्स। इधर क्या रीजन थी पिछले न्यूमेरिकल में, अमजद वाले सवाल में, ही पेड फॉरेन टैक्स। नॉट पेड फॉरेन टैक्स, बट फॉरेन टैक्स तो पे नहीं किया, बट ही इज सिटीजन एंड he is in Saudi on 30 June, so exempt, not paid foreign tax, but फिर भी खैर है, कोई मसला नहीं, बट सारे बट इधर देखें, सॉरी, बट he is citizen, ये सिटीजन है, and he is in Saudi on 30 June, so exempt। रेजिडेंट तो हर सूरत में लाजमी है, नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, वो तो चैप्टर 4 में वैसे ही पढ़ लिया था ना, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होती, ये रेजिडेंट होंगे तो ये दोनों सेक्शन लगेंगे। नॉन रेजिडेंट वो तो चैप्टर 4 में ही पढ़ लिया था ना, नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, ये लोग रेजिडेंट होंगे तो। मोहतरम ये 1-2 लोगों ने सवाल पूछा है कि अगर ये बंदा पहले दिन से ही बाहर नौकरी कर रहा है, तो मोहतरम अगर पहले दिन से बाहर नौकरी कर रहा है फिर तो वो बंदा है ही नॉन रेजिडेंट, यानी पाकिस्तान में उसका स्टे 0 डेज है या 2 डेज है या 10 डेज है, तो जो बंदा है ही नॉन रेजिडेंट, चैप्टर 4 जरा जाके रिवाइज कीजिएगा, नॉन रेजिडेंट के लिए बेसिक रूल क्या पड़ा था, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, सिर्फ पाकिस्तान वाली पे, नॉन रेजिडेंट की तो वैसे ही बाहर वाली इनकम पे टैक्स नहीं लगता। याद रखिएगा इन दोनों सेक्शंस में ये बंदा रेजिडेंट होगा तो ये सेक्शन लगेंगे, ये बंदा रेजिडेंट होगा, क्योंकि रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन भी होती है और पाकिस्तान भी होती है, लेकिन इन रेजिडेंट्स की हम फॉरेन क्यों माफ कर रहे हैं, पहले सूरत में इसकी इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि ये बंदा टैक्स पे कराया, दूसरी सूरत में क्यों माफ कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा सिटीजन है और सिटीजन होने के साथ साथ साल के आखिरी दिन बाहर है। जी नहीं, साल के आखिरी दिन बाहर रहे, बस एंड तक बाहर रहे, आप ये समझ लो, चला गया तो एंड तक बाहर रहे। हाँ वो भी नहीं, लेकिन वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन नॉन रेजिडेंट अगर एक बंदा बन गया तो उसके लिए तो बेसिक रूल है ना, वैसे ही बेनिफिट अवेलेबल है। जो बंदा नॉन रेजिडेंट है बता दें उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन पाकिस्तान, उसकी तो फॉरेन वैसे ही माफ है, तो इधर तो हम फॉरेन सिर्फ उसी की माफ करेंगे जो रेजिडेंट होगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन तो हमने पहले दिन ही क्लास में माफ कर दी थी। तो मोहतरम ये अब रूल बना, फिर ये पूरा डिसीजन ट्री बनेगा। अब जब पेपर में सवाल आएगा कि एक बंदे ने फॉरेन सोर्स सैलरी कमाई है तो फॉरेन टैक्स उसने पे कर दिया है, जी पे कर दिया है, अगर तो फॉरेन टैक्स पे कर दिया है तो फिर तो उसकी फॉरेन सैलरी माफ हो जाएगी, सेक्शन 102 भी हमने पढ़ा। अगर कोई बंदा फॉरेन सैलरी कमाए और बाहर के मुल्क में टैक्स पे ना करे तो फिर हम 2 सवाल पूछेंगे, सिटीजन हो और बाहर हो,
वो कहेगा हाँ सिटीजन भी हूँ और बाहर ही रहा हूँ, तो फिर भी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं सिटीजन नहीं हूँ या बाहर नहीं हूँ, पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, तो फॉरेन सैलरी पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसीजन ट्री बनेगा, ऐसे नोट कर लें। ये दो सेक्शन है, 102 और 51 का 2। अच्छी बात है टैक्स पे कर दे, एक सेकंड जरा देख लें मेरे ऊपर। अच्छी बात है बाहर टैक्स पे कर दे, फिर तो माफ कर दें। अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ बाहर टैक्स पे किया तो फिर चेक कर लें सिटीजनशिप है और बाहर के मुल्क है तो माफ कर दें, वरना फिर सैलरी पे आपको ऐड करनी पड़ेगी इनकम में। ये वाला सवाल हमने कौन सा किया है, अरसलान वाला या ये वाला, अमजद वाला किया? पहले वाला कौन सा था, अमजद, और ये वाला सवाल कौन सा वाला किया है, अरसलान वाला। कोई बेनिफिट नहीं होगा ना फिर, अनलेस कि वो टैक्स पे करे कोई, वो फिर वो वाला बेनिफिट तो ले सकते हैं ना अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे कराए। बस फिर मारा जाएगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके नेक्स्ट, पेज 102 .8 पेंशन। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, रिटायरमेंट से पहले मिलती है? हर महीने मिलती है या इकट्ठी मिलती है? हर महीने मिलती है। अच्छा, ये ऊपर डब्बा शब्बा बना हुआ है, ये इंशाल्लाह कल देखेंगे, अभी सिर्फ पेंशन को पढ़ लें। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ पुराना एम्प्लॉयर शेल बी, लो जी पेंशन माफ कर दी हमने, पेंशन जो आपको पुराने एम्प्लॉयर से मिलेगी वो क्या कर दी, माफ कर दी। लेकिन अगर बंदा कंटिन्यू करे सेम एम्प्लॉयर के पास, आपने नेस्ले में नौकरी छोड़ी एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो नेस्ले वालों ने महीने बाद फोन किया कि आप हमारे पास आ जाएं एज अ सेल्स मैनेजर, तो वही नौकरी छोड़ के वहीं दोबारा नौकरी शुरू कर दी, फिर आपको पेंशन माफ नहीं है। इफ पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर देन इट विल बी चार्जेबल। क्लियर? तो पेंशन एज अ जनरल रूल क्या है, माफ है। लेकिन आपने बोले आगे सेम एम्प्लॉयर के पास नौकरी शुरू कर दी तो पेंशन माफ नहीं है। सेम एम्प्लॉयर के पास शुरू कर दें या उसके जानने वाले के पास शुरू कर दें। पीटीसीएल में नौकरी कर रहे हैं, आपने नौकरी छोड़ दी, पेंशन माफ है। लेकिन अगर आप पीटीसीएल में नौकरी छोड़ के यूफोन में नौकरी शुरू कर दें तो पीटीसीएल, मैंने आपको अक्सर बताया उसने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपकी जो पेंशन है वो माफ नहीं होगी। इफ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन देन ओनली हायर पेंशन विल बी माफ। इसका क्या मतलब है? एक बंदे ने गवर्नमेंट से नौकरी छोड़ी पेंशन ले रहा है, केक्स एंड बेक्स से नौकरी छोड़ी पेंशन ले रहा है, ये तो जानने वाले नहीं आपस में। गवर्नमेंट से नौकरी छोड़ी पेंशन ले रहा है, केक्स एंड बेक्स से नौकरी छोड़ी पेंशन ले रहा है, और आप बताएं कितनी पेंशन इसको मिल रही हैं, दोनों में से कौन सी माफ होगी? एक जगह से 70,000 मिल रही है, एक जगह से 50,000 मिल रही है, 70,000 माफ होगी, हायर विल बी माफ। इफ अ पर्सन एज इज मोर देन 60 ईयर्स, अगर एक बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है, देन ऑल पेंशन शैल बी एग्जेम्प्ट, फिर सारी पेंशनें माफ है इरिस्पेक्टिव ऑफ अबव कंडीशंस। फिर उसको 6 पेंशन भी मिल रही होंगी माफ है क्योंकि बहुत बूढ़ा हो गया। तो अगर एक बंदा 60 साल से ऊपर की उम्र में पहुंच गया है तो वो 2-3 पेंशनें भी ले रहा है एक वक्त में, तो उससे माफ है। ऊपर वाली कंडीशंस को फिर नहीं देखेंगे। और इसी तरह पेंशन जो आर्मी के लोगों को मिलती है नौकरी के बाद,
या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है, वो भी क्या होगी, माफ होगी। तो जो ज़्यादा टेस्ट होते हैं ना पेपर में न्यूमेरिकल्स में, वो तो बस यही वाला होते हैं रूल्स, ये वाले रूल्स जरा रिवाइज करवाएं जो मेन है। पेंशन असुली तौर पे क्या है, लेकिन अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन के जानने वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू कर दें तो चार्जेबल। अगली बात, पेंशन अगर एक वक्त में एक से ज्यादा मिल रही हो तो हायर माफ। निकालें वो जो आपको कल बांटा था टेस्ट। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 2 था, यासिर एक यूके नेशनल है जो पाकिस्तान में स्टे किया यकम फरवरी 18 से 30 सितंबर 18। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने पाकिस्तान रहा, 5 महीने। तो 5 महीने पाकिस्तान रहने की वजह से बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। उसने कराची में कैपिटल गेन इनकम कमाई है 3 मिलियन की। ये 3 मिलियन की कैपिटल गेन इनकम जो है वो हमने कर दी थी, ये 3 मिलियन की कैपिटल गेन इनकम हमने सोल्यूशन में ऐड कर दी थी, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन जनरेट इन फॉरेन कंट्री, उसने चाइना में अदर सोर्स इनकम कमाई है और यूएसए में कैपिटल गेन इनकम कमाई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। तो ये नॉन रेजिडेंट है, तो चैप्टर 4 में जरा दूसरे दिन जाके हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी वाली इनकम ऐड होती है, वर्ल्ड इनकम ऐड होती है या सिर्फ पाकिस्तान वाली। ये वाली कौन सी इनकम थी इनकी, पाकिस्तान वाली थी, फॉरेन वाली थी, फॉरेन वाली थी। तो शायद आपको याद हो, आपने चैप्टर 4 के अंदर जो है वो पढ़ा था कि पेज 7 पे कि जो बंदा नॉन रेजिडेंट हो, नीचे देखें, उसकी सिर्फ कौन सी वाली इनकम ऐड होगी और कौन सी वाली ऐड नहीं होगी, फॉरेन। कितने लोगों ने गलती से ये दोनों भी ऐड कर दी थी इनकम में, और ऐड करके भी टैक्स क्रेडिट के लिए ये भी ढूंढ रहे थे बाहर के मुल्क में टैक्स कितना पे किया। अच्छा, क्यों मिला नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद इसने डोनेशन दे दी है जी 90,000 रुपए की गवर्नमेंट हॉस्पिटल को थ्रू क्रॉस चेक। इस पर आपको टैक्स माफ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सोल्यूशन में हमने टैक्स माफ किया हुआ है, टैक्स निकाल के टैक्स क्रेडिट माफ किया हुआ है। ओके, इसके बाद जी नीचे आ रहे हैं, क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है आपने जिन आइटम्स को आप लोगों ने एक्सक्लूड किया टैक्सेबल इनकम से या कैलकुलेशन से, एक्सक्लूड करने वालों की क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो छोटी छोटी एक एक लाइन की तरह इंग्लिश भी लिखनी थी आपने कि किन किन चीजों को आपने एक्सक्लूड किया कैलकुलेशन से। उसमें आप देखें, इसने शेयर परचेज किए हैं नई कंपनी के और इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हम अगर चैप्टर 6 निकालें तो चैप्टर 6 के अंदर हमें मिलेगा कि शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स उस बंदे को माफ होगा जो पेज नंबर 66 किताब का जो रेजिडेंट होगा। तो ये बंदा कौन था, इसलिए क्या है, इसको नए शेयर खरीदने या लाइफ इंश्योरेंस कराने पे टैक्स माफ होना था या टाइम वेस्ट किया कैलकुलेशन करके पेपर में। बोले हमने टाइम वेस्ट किया कैलकुलेशन करके पेपर में, हमें पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड में उसने 50,000 रुपए जमा करवाए हैं। तो मोहतराम, अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो इसने 50,000 रुपए जमा करवाए हैं वो जरा देखिएगा, ये है अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में इसने 50,000 जमा करवाए हैं। ये वाला बेनिफिट पाकिस्तानी को मिलता है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बंदा फॉरेन नेशनल है, इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है। पहली बात तो ये है, ये पाकिस्तानी नहीं है, देख लें, ही इज अ यूके नेशनल, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक ये शर्त नहीं पूरी हो रही, चलें ये ना भी पता चलता आपको, ये बेनिफिट सैलरी और बिजनेस वालों को अवेलेबल है, ये बेनिफिट सैलरी और बिजनेस वालों को अवेलेबल है, और हमारा शहजादा सिर्फ कैपिटल गेन इनकम कमा रहा है, हमारा शहजादा सिर्फ कैपिटल गेन इनकम कमा रहा है। तो सैलरी और बिजनेस वालों को, कितने लोगों ने ये बातें सोची थी, ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है, सैलरी और
बिजनेस वाले को अवेलेबल है। तो क्या ये सैलरी या बिजनेस कमा रहा है या कैपिटल गेन इनकम कमा रहा है? उस वक्त तो बड़ी समझ आ रही थी बातें, अप्लाई करते हुए जो है वो ओके नेक्स्ट ठीक के रखें काम, आगे चलें। ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अमाउंटिंग टू 90,000 ऑन लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एज फ्रेंड, उसने फ्रेंड से लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। तो मोहतरम टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में अगर आप आए डिडक्टेबल अलाउंसेस में सेक्शन 60C में, तो यहाँ शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग, गवर्नमेंट, लोकल, प्रोविंशियल, स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक कंपनी आ रहा है, यहाँ फ्रेंड का नाम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है अगर आप फ्रेंड से लोन ले लें तो सेक्शन 60C का डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं हो सकता। ये कितने लोगों ने माइनस कर दिया था डिडक्टेबल अलाउंस? अच्छा, तो डेट वाज ऑल। तो मोहतरम ऐसा सवाल नहीं पेपर में आता, मैं ऐसी तंग करने के लिए आपको ये कि सारी चीज़ें इग्नोर करनी हो, यहाँ से पकड़ के यहाँ सारी चीज़ें इग्नोर करनी हो, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता। लेकिन इक्का दुक्का आती हैं ऐसी एडजस्टमेंट्स जिसमें पता होना चाहिए क्या चीज़ को इग्नोर करना है और क्या चीज़ को कंसिडर करना है। तड़ा तड़ा आप लोगों ने जो है वो टैक्स क्रेडिट निकाले हुए थे, अन्य अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, ब्लाइंडली